नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेज में। और आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मिक्स क्वेश्चनों पर हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो नंबर 8 है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के 1 नंबर क्वेश्चन से हम बात करते हैं, क्या होगा यदि एक शंट मोटर की शंट फील्ड वाइंडिंग चलते समय अगर ओपन हो जाए। तो शंट फील्ड मोटर की शंट फील्ड वाइंडिंग चलते समय ओपन हुई है, यानी वाइंडिंग जब ओपन हुई तो मोटर लोड पर थी। और लोड पर आपको बताया कि शंट मोटर की गति अन समानुपाती ई बी बट्टा में फाई होता है। ई बी यहाँ पर क्या है, बैक ईएमएफ है। और फील्ड ये फाई यानी फ्लक्स, यानी फ्लक्स के विलोमानुपाती है गति, और बैक ईएमएफ के समानुपाती है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन होगी तो वहाँ पर फ्लक्स का मान है वो जीरो हो गया। जीरो होने के कारण गति है वो अनंत, यानी भयंकर रूप से गति है उसकी गति बढ़ जाएगी। और एक ऑप्शन ये है कि मोटर जल जाएगी। तो हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है मोटर जल जाएगी। यानी मोटर अत्यंत गति प्राप्त करने के बाद में अंततः वाइंडिंग है वो जल जाती है। तो इसका अगर ये ऑप्शन है गति मोटर जल जाए, ये नहीं होता तो मोटर गति बढ़ जाएगी, लेकिन इसका राइट आंसर है मोटर जल जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में आता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आईटी इलेक्ट्रिशियन के जितने भी पोर्शन पर भर्ती आती है जिनके बेस पर उनमें काम आने वाले क्वेश्चन है। और 2 नंबर है कि डीसी मोटर की गति निम्न में से किस कारक पर निर्भर करती है। तो बात कर लेते हैं कि डीसी मोटर की गति है वो लोड पर, वोल्टेज और फ्लक्स और सभी। तो जी हाँ दोस्तों, लोड पर है वो डीसी मोटर की गति वो निर्भर करती है। लोड कुछ मोटरों का जैसे शंट मोटर की गति है वो नियत रहती है, लेकिन सीरीज और अन्य प्रकार की जो मोटरें लोड पर बढ़ जाने पर है उनका गति है वो थोड़ी सी कम होती है। और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर गति लोड बढ़ने पर गति इसकी बढ़ती है। तो गति के आधार पर इन लोड के आधार पर गति का फर्क पड़ता है। और वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज के कम और अधिक होने पर भी गति पर प्रभाव पड़ता है। और फ्लक्स पर तो आपको ऊपर पढ़ा ही होगा कि फ्लक्स के विलोमानुपाती है। तो उपरोक्त सभी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। डीसी मोटर की गति इन्हें सभी पर निर्भर करती है। और आगे हम किस में बात करते हैं कि भारतीय विद्युत के नियमानुसार दो अर्थों के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है। 1.5 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों 5 मीटर। भारतीय मानकों के अनुसार दो अर्थिंग अगर आप कर रहे हो तो उनके बीच की दूरी है वो 5 मीटर होनी चाहिए। और अगर इसे आप पूछे कि भवन से अर्थिंग है वो कितना दूर होना चाहिए, तो 1.5 मीटर भवन से दूर होना चाहिए। ये भारतीय मानकों के अनुसार है, विद्युत नियम है बोलते हैं ऐसा। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आते हैं, फिक्स क्वेश्चन होते हैं, इनका फिक्स आंसर होता है, याद करने होते हैं दोस्तों। और कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आए भी हैं परीक्षा में। और कृत्रिम श्वास की 4 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास की किस विधि में व्यक्ति को पेट के बल लेटाया जाता है। शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि और मुंह से मुंह विधि, और एक है उपरोक्त सभी। तो इसमें कृत्रिम श्वास की किस विधि में व्यक्ति को पेट के बल लेटाया जाता है। हम बात करते हैं कि शेफर विधि के अंदर है वो व्यक्ति को पेट के बल लेटाया जाता है। चोट कहाँ लगी हो, चोट पीठ पर लगी हो तो व्यक्ति को पेट के बल लेटाया जाता है। और सिल्वेस्टर विधि वह होती है जिसमें व्यक्ति को सिर के बल है वो लेटाया जाता है, सिर के बल लेटाया जाता है। और चोट कहाँ पर लगी हो, चोट इसकी छाती है सामने की ओर जब लगी हो तो सिल्वेस्टर विधि। और मुँह से मुँह विधि उत्तम और प्रभावकारी विधि है, सबसे सर्वाधिक काम में आने वाली विधि है मुँह से मुँह विधि। ये भी क्वेश्चन है, इन तीनों ऑप्शन के आधार पर ये क्वेश्चन अलग अलग है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैबिल व अर्थ के मध्य इंसुलेशन प्रतिरोध का मान है वो कितना होना चाहिए। 1 ओम से कम या 1 मेगा ओम से कम, और 1 ओम से अधिक या 1 मेगा ओम से अधिक। तो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों 1 मेगा ओम से अधिक है। यानी इंसुलेशन प्रतिरोध का मान है वो केबिल और अर्थ के मध्य इंसुलेशन प्रतिरोध का मान है वो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों अर्थिंग के कुछ क्वेश्चनों पर पिछली वीडियो में हमने बात की थी, पूरी वीडियो वो देखना। अर्थिंग का पूरा चैप्टर आगे की वीडियो में करेंगे। और इंसुलेशन प्रतिरोध है वो किससे मापा जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध है वो मेगर से मापा जाता है। मेगर की सप्लाई है वो डीसी सप्लाई होती है मेगर की। और आगे अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हेलिक्स के नियमानुसार है वो अंगूठा है वो किसकी दिशा प्रदर्शित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आधार पर अलग अलग मतलब क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा नियम है। उत्तरी हम बात कर लेते हैं कि अंगूठा है वो किसकी दिशा प्रदर्शित करता है, जैसे उत्तरी ध्रुव की या धारा की, चुंबकीय क्षेत्र की या गति की। तो हेलिक्स का जो नियम है ये, इसका दूसरा नाम है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम, हथेली नियम भी इसको बोलते हैं। और हेलिक्स का ये दो नियम है वो किसी कुंडली या कॉइल की जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो प्रकार के ध्रुव होते हैं। तो उत्तरी ध्रुव की दिशा ज्ञात करने के लिए इसे नियम का वो प्रयोग किया जाता है। पूरा हमें जैसे किसी कुंडली या सोलोनाइड की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। जब किसी विद्युत धारावाही सोलोनाइड होती है जैसे, और जैसे कोई कॉइल हो गई, तो एक जैसे हम मान लेते हैं अंगूठा, पूरा हाथ अपना समझने के लिए।
और जैसे इस प्रकार का अंगूठा हो गया। सॉरी दोस्तों, ये समझने के लिए प्रतीक के रूप में आपने समझ लिया होगा। ये जैसे अंगूठा है तो ये दिशा, जैसे अंगुलियों का घुमाव हो गया जी इस प्रकार, राइट हैंड के अनुसार जब अंगुलियों का घुमाव इस प्रकार होता है और अंगूठा इस दिशा को प्रदर्शित करता है, तो इसमें बताता है कि धारा की दिशा भी इस प्रकार होती है, धारा की दिशा भी इस प्रकार होती है। और अंगूठा इस समय है वो उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है, उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। और मुड़ी हुई उंगलियां है ना, वो है इसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ अगर अंगूठा पूछा है तो उत्तरी ध्रुव को, और अंगुलियां पूछते हैं यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इसके आधार पर अब पूरा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे आगे। प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और निम्न में कौन सा सूत्र है वो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र हमसे पूछा है। तो ये रो का प्रतीक होता है, इस प्रकार रो होता है, रो। तो रो बराबर क्या होता है, रो बराबर आर इंटू ए बटा में एल, यानी विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है, आपको याद रखना साथियों। विशिष्ट प्रतिरोध है वो पदार्थ के प्रतिरोध और एरिया के समानुपाती और लंबाई के विलोमानुपाती होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कि विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र ये इसके बेस पर फॉर्मूला बेस है वो क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि एचआरसी फ्यूज है वो अधिकतम किस मान तक बनाए जाते हैं, 200 एम्पियर और 30 एम्पियर, 1000 एम्पियर और 60 एम्पियर। तो एचआरसी फ्यूज दोस्तों किस मान तक बनाए जाते हैं, एचआरसी फ्यूज है वो अधिकतम 1000 एम्पियर तक बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है सी रहने वाला है दोस्तों। एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षा में आती है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी इसका होती है, आपको पता होगा। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी इसका आंसर होता है। और अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि परमियंस का, यानी 9 नंबर क्वेश्चन है ये, परमियंस का मात्रक कौन सा होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, डीएमआरसी में क्वेश्चन आया हुआ है ये। परमियंस का मात्रक है कौन सा होता है, वेबर प्रति मीटर, एम्पीयर टर्न प्रति वेबर, वेबर प्रति मीटर और वेबर प्रति एम्पीयर टर्न। तो परमियंस का मात्रक है वो रहने वाला है दोस्तों वेबर प्रति एम्पीयर टर्न, वेबर प्रति एम्पीयर टर्न इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि पावर के 10 नंबर क्वेश्चन है कि पावर के एक उप परिपथ में अधिकतम कितने उपभोग बिंदु हो सकते हैं। और दो प्रकार के परिपथ उप परिपथ होते हैं, एक तो हो गया जैसे पावर का हो गया, और एक होता है लाइटनिंग, लाइट और फैन, यानी प्रकाश। ये सीधा ऐसा भी आ सकता है कि प्रकाशीय उप परिपथ और लाइट और फैन यानी पंखा और प्रकाश के उप परिपथ में कितने होते हैं। एक तो होता है ना उपभोग बिंदु यानी पॉइंट कितने होते हैं, और एक होता है कि इसमें अधिकतम लोड कितना होता है। तो पावर की अगर बात करें तो अधिकतम कितने उपभोग बिंदु होते हैं, 2 उपभोग बिंदु, यानी 2 पॉइंट इसके हो सकते हैं, और अधिकतम लोड इसका हो सकता है 2000 वाट, सॉरी 3000 वाट, 3000 वाट अधिकतम। और 2 पॉइंट इसके पूरे होने पर एक नए परिपथ का निर्माण किया जाता है। और लाइट एंड फैन के लिए हम बात करें तो इसमें अधिकतम उपभोग बिंदु हो सकते हैं 8 पॉइंट इसमें हो सकते हैं, और अधिकतम सॉरी 10 हो सकते हैं, सॉरी 10 इसमें अधिकतम पॉइंट हो सकते हैं, और लोड हो सकता है 800 वाट, 800 वाट और 10 पॉइंट जो भी प्राथमिकता पहले पूरी होती है तो हम परिपथ को बंद कर देते हैं और नए परिपथ का निर्माण करते हैं। याद रखना साथियों ये कि लाइट एंड फैन के लिए 10 उपभोग बिंदु और 800 वाट का लोड, और पावर के लिए 2 उपभोग बिंदु और 3000 वाट का लोड। और स्विच बोर्ड की फर्श से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम ऊंचाई हमसे पूछिए कि स्विच बोर्ड की फर्श से, ये मानकों के अनुसार निर्धारित दूरी है भाई, और ऐसा फिक्स क्वेश्चन में पूछा जाता है परीक्षा में। तो 1.25 मीटर है वो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, और 1.25 और 1.75 है वो अधिकतम होनी चाहिए। अधिकतम वहाँ पर पूछी जा सकती है, अधिकतम 1.75, और औसत भी इसकी पूछी जाती है। औसत दूरी है वो होनी चाहिए 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। विद्युत नियमों की पूरी किताब है भी, उसमें ये ऐसा सब कुछ दिया हुआ है, प्लीज़ इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनर्जी मीटर को भूमि से किस ऊंचाई पर है वो स्थापित करना चाहिए, एनर्जी मीटर को भूमि से 1.5 मीटर 1.5 मीटर की दूरी पर है वो स्थापित करना चाहिए। और लोड रहित अवस्था में डीसी शंट मोटर का टॉर्क है वो फुल लोड टॉर्क से कितना होता है। तो शंट मोटर के टॉर्क की तुलना की गई है भी फुल लोड से नो लोड पर। तो शंट मोटर एक नियत गति वाली मोटर है, नियत गति और टॉर्क वाली मोटर है दोस्तों, नियत गति और टॉर्क होता है शंट मोटर। तो शंट मोटर का जब टॉर्क और फुल लोड से शून्य लोड तक इसका समान ही रहता है दोस्तों, लोड रहित अवस्था यानी बिना लोड पर। और डीसी मोटर शंट मोटर का टॉर्क है पूर्ण लोड यानी फुल लोड तक इसका टॉर्क है कितना होता है, समान ही होता है दोनों कंडीशन में इसका। तो राइट आंसर इसका सी होगा। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर है वो किसकी ओर है चलती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हमसे पूछिए दोस्तों। जैसे चुंबकीय बल, चुंबक के दो सिरे दिए कोई अपने जैसे चुंबक हैं, ये चुंबक है, इसका अन सिरा है, ये इसका असिरा, नॉर्थ और साउथ सिरा।
चुंबकीय बल रेखाओं का एक नियम होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं है वो अपने आप में काटती नहीं है, ये बाहर से अंदर की ओर है वो समान दिशा में प्रवाहित होती रहती है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और काटती नहीं है। तो हमसे पूछा है बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ में दिशा पूछी है तो अन से अस की ओर होगी ये, यानी नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की, यहाँ भी यही दिशा है इसकी। तो उत्तर से दक्षिण की ओर होगी बाहर। और अंदर हमसे पूछे, अंदर इनकी दिशा हो जाती है साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर इसकी दिशा होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर हमसे पूछे अंदर इनकी दिशा किस प्रकार होती है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि 4 ओम के 2 प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध है इसका क्या रहने वाला है। तो समान मान के 2 प्रतिरोधक अगर समांतर में हो तो एक ही इसका फॉर्मूला लगता है दोस्तों, R1 × R2 बट्टा में R1 प्लस में R2। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो को आप पूरी देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो में कोई भी किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो प्लीज़ दीजिएगा, किस प्रकार की वीडियो में कमी है, कितनी देर तक वीडियो, कितने क्वेश्चन करवाएं, पूरी आप बात है वो इसमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, पूरा रिप्लाई आपका दिया जाएगा प्रत्येक कमेंट का। ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा साथियों। और R1 × R2 बटा में R1, इस सूत्र से हमें वो ये सूत्र एक बता दूं कि तभी लगता है जब समान मान के प्रतिरोध हो, यानी 2 प्रतिरोध हैं वो समान मान के हों। एक 3 प्रतिरोध वाला भी सूत्र है इसके, लगभग परीक्षा में 2 या 3 प्रतिरोध इन्हीं में से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है न्यूमेरिकल अगर हमसे पूछा जाता है तो। और इस पर बात करते थे कि 4 ओम है तो 4 × 4 बट्टा में 4 + 4, 4 × 4 यानी हम सीधा कर लेते हैं इसको, 16 हो गया, 16/4 इसका 4 है, 4 आंसर आएगा, तो इसका आंसर होगा 4 ओम। सॉरी 4 + 4 यहाँ पर 8 होगा, तो इसका राइट आंसर है वो 2 आने वाला है, 2 ओम, यानी 16/8 यानी 2 ओम इसका राइट आंसर रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि सेल के लोड विद्युत वाहक बल का मान स्रोत विद्युत वाहक बल से कम होने का कारण क्या है। एक होता है जैसे ये कोई सेल है, ये सेल है, इसके प्लस और माइनस के सिरे हैं, इनको जैसे किसी लोड से हमने कनेक्ट कर दिया। तो एक तो होता है स्रोत विद्युत वाहक बल, यानी जब तक इस सेल को लोड से नहीं जोड़ा गया तो वो होगा स्रोत विद्युत वाहक बल। जैसे इसका मान था 8 वोल्ट, स्रोत विद्युत वाहक बल, एक लोड विद्युत वाहक बल। हमेशा ही जब लोड कनेक्टिंग करने के बाद में ये है वो कम हो जाता है लोड, क्योंकि इसका कारण हमसे पूछा कि कम होने का कारण क्या है, तो अधिक लोड, गलत संयोजन, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और शॉर्ट सर्किट है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध के कारण है वो स्रोत विद्युत वाहक बल। जैसे 8 वोल्ट है, पूरा का पूरा हमें यहाँ पर है नहीं मिलता, हमें 6 8 से कम मिलेगा, जितना भी 6 या 7 7.5 है जो भी मिलेगा वो किस कारण होगा कि ये जो तारे हैं और सेलों की प्लेटें हैं, इनका जो भी कनेक्शन है इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, हर चीज़ का एक प्रतिरोध होता है, इसके कारण है उसका ईएमएफ है वो कम हो जाता है। ये इसका कारण होता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध के कारण वो इसका स्रोत विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं कम्यूटेटर पर ब्रश का दबाव सामान्यतः कितना रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों 0.22 किलोग्राम प्रति सेमी, यानी मानक क्वेश्चन है कि इतना दबाव ही होना चाहिए, अधिक या कम दबाव होगा तो ब्रश पर है वो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग भी ब्रश पर हो सकती है, और ब्रश है वो समय से पहले ज़्यादा घिस सकते हैं, या इसका प्रॉपर है वो कनेक्शन नहीं होगा तो ये उपयुक्त ईएमएफ नहीं दे पाएगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा। और अगला क्वेश्चन है कि एक डीसी मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ने पर निम्न में से किसके मान में बढ़ोतरी होगी। तो डीसी मोटर का हम बात कर लेते हैं कि गति है वो अंशुमानुपाती ईबी बटा में फाई के आधार पर हम बात करते हैं, अंशुमानुपाती ईबी बटा में फाई। तो फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ा है तो किसके मान में बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी हमसे पूछिए। तो गति यहाँ पर नहीं बढ़ेगी क्योंकि गति तो फ्लक्स के विलोमानुपात में है, तो ये नहीं होगा। दक्षता का इससे कोई संबंध नहीं है। तो टॉर्क के और विद्युत वाहक बल के, तो फ्लक्स का मान बढ़ने पर गति कम हुई तो ईएमएफ है वो भी कम होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर टॉर्क होगा, यानी फ्लक्स का मान बढ़ने पर किसके मान में बढ़ोतरी होगी, टॉर्क के मान में बढ़ोतरी होगी डीसी मोटर की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूत्र है वो मशीनों में ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए बता दूं कि इसका राइट आंसर है वो 4 रहने वाला I²/R। और यहाँ पर मैं बताता हूँ इसका कौन सा सूत्र यहाँ पर लगेगा, I²/R ताम्र क्षति ज्ञात करने का सूत्र होता है। ताम्र क्षति हानि ज्ञात करने के लिए I²/R इसका आंसर रहेगा। कौन सा सूत्र लगता है। और अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक पारदर्शी अचालक पदार्थ है। पारदर्शी भी होना चाहिए और अचालक भी होना चाहिए। तो पोर्सिलिन, एस्बेस्टस, अभ्रक और बेकेलाइट, तो यहाँ पर ये जितने भी है तो सारे अचालक, लेकिन पारदर्शी यहाँ पर एक ही है, अभ्रक। अभ्रक है उसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ने पर उनके बीच में लगने वाला बल है वो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर दूरी बढ़ा दी तो आवेश
के संदर्भ में एक नियम होता है वी कूलाम के द्वारा जो ये नियम है दिया गया था, आप समानुपाती Q1 है इंटू Q2 बट्टा में डी स्क्वायर, यानी आवेशों के मध्य जो अफ यानी बल है वो समानुपात में है, आवेशों के तो समानुपात में होता है और दूरी के वर्ग के विलोमानुपात में होता है। तो दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ गई, यानी दूरी बढ़ने पर मध्य लगने वाला बल है वो दूरी के वर्ग के विलोमानुपात में घटता है। इसका राइट आंसर है वो 2 रहने वाला है साथियों। और अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि विद्युत पंखे की गति को कम करने के लिए रेगुलेटर वो कहाँ जोड़ा जाता है? सप्लाई के समांतर में, पंखे के समांतर में, पंखे के सीरीज में और कैपेसिटर के समांतर में। तो हालांकि विद्युत पंखे की गति को कम करने के लिए रेगुलेटर वो पंखे के सीरीज में लगता है, पंखे के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। रेगुलेटर आधुनिक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है वो जो उनके प्रतिरोध मान के अनुसार है वो प्रतिरोध बढ़ता जाता है, धारा कम होती है और गति इसकी कम हो जाती है। तो गति कम करने के लिए रेगुलेटर है वो पंखे के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये पिछले हरियाणा एलम में क्वेश्चन आया था भी इस प्रकार का। और डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला स्टार्टर कौन सा है? डीसी सीरीज मोटर के लिए टॉप पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग वो किया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि श्रेणी में अगर 17 बल्बों की लड़ी में 50 नंबर का बल्ब अगर शॉर्ट हो गया तो लड़ी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बात कर लेते हैं ऑप्शन पर कि कोई बल्ब नहीं जलेगा, बिल्कुल जलेंगे। 50 में बल्ब से पहले जलेंगे, बाद में नहीं जलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। और 50वां बल्ब नहीं जलेगा और 50वें के बाद वाले जलेंगे। तो इसका राइट आंसर है वो 50वां बल्ब नहीं जलेगा, बाकी सभी जलते रहेंगे। और समांतर में जैसे हमारे घरों में जो वायरिंग होती है समांतर में होती है, और समांतर में अगर एक कोई उपकरण शॉर्ट हो गया तो पूरी की पूरी वायरिंग है वो शॉर्ट हो जाती है। और यहाँ पर श्रेणी में हमसे पूछा है तो जो युक्ति है वो शॉर्ट हुई है वही नहीं जलेगी, बाकी इससे पहले वाली बाद वाली सभी है वो काम करती रहेंगी। और अस्थायी वायरिंग कौन सी है? बेटन, क्लीट, कैसिंग कैपिंग और पीवीसी। तो यहाँ पर अस्थायी वायरिंग है वो क्लीट वायरिंग होती है दोस्तों। बेटन और कैसिंग कैपिंग और पीवीसी अस्थायी वायरिंग की श्रेणी में आते हैं। क्लीट वायरिंग है वो अस्थायी वायरिंग की श्रेणी में आती है। तो इसका राइट आंसर है वो क्लीट रहने वाला है। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए 25 क्वेश्चन है। धन्यवाद साथियों।